अंततः स्वामी जी बंबई से जहाज में बैठकर अमेरिका चले। बंबई छोड़कर जहाज दक्षिणी दिशा में कोलंबो की ओर चला। यात्रा का अंत होगा अज्ञात अमेरिका के अपरिचित जनसमाज में। जब तक भारत की पुण्य भूमि दिखाई देती रही, तब तक वे उसे सतृष्ण नयनों से देखते रहे। और जो लोग प्रेम पूर्वक विदा काल में इतने दूर आए हैं और यात्रा की सारी व्यवस्था कर दी है, अथवा जो लोग आ तो नहीं पाए पर उनकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की बातें वे याद करते रहे और सबकी मंगल कामना करते रहे। उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने अपने गुरु को स्मरण किया, मां शारदा को शीश नवाया और अपनी मां से आशीर्वाद मांगा। जन्मभूमि को छोड़कर जाते वक्त उनका दिल टूट रहा था। उन्होंने देखा चारों ओर केवल समुद्र की नील जल राशि। उन्होंने मन ही मन जन्मभूमि को प्रणाम करके कहा, त्याग भूमि को छोड़कर मैं भोग भूमि की ओर चला। परंतु उस भोग भूमि में भी वे भोग के लिए नहीं बल्कि कठिन कर्मों का पालन करने गए थे। वहां जाते ही वे जीवन युद्ध में जुट गए। विरामहीन प्रचार व्रत, अनिश्चयता और हाड़ तोड़ परिश्रम, विश्राम करने तक का अवसर नहीं। परंतु वैदिक ज्ञान का अनंत भंडार जिनके हृदय में हो, उन्हें भय या उद्वेग कहां। जहाज असीम सागर के जल में तैरने लगा। स्वामी जी देश कालातीत अनंत के ध्यान में डूब गए। धीरे धीरे समुद्र यात्रा के तौर तरीके और रीति नीतियों के वे अभ्यस्त हो गए। शुरू शुरू में वे अपने माल असबाबों और सामानों को लेकर परेशान हो उठते थे। दंड कमंडलधारी सन्यासी के लिए ट्रंक, सूटकेस, बिस्तर आदि संभालना एक कठिन समस्या हो गई थी। क्रमशः सब कुछ ठीक हो गया और 2-4 दिनों के भीतर अन्य यात्रियों से परिचय भी हो गया। इनमें कोई कोई जर्मन थे। गैरिक वस्त्र पहने, गौर बदन, दीर्घ लोचन, निर्भीक गति तथा प्रतिभा मंडित व्यक्तित्व संपन्न इस युवक ने सबकी आंखें आकर्षित कर लीं। उनकी सरलता, मधुर व्यवहार और व्यक्तित्व ने यात्रियों का हृदय जीत लिया। स्वयं कैप्टन साहब उनसे गपशप करते और आग्रहपूर्वक पूरे जहाज को घूम घूम कर दिखाते। प्रायः सभी यात्री विदेशी थे और स्वामी जी उन लोगों के शिष्टाचार से अनभ्यस्त थे, किंतु ये सारी दूरियां क्रमशः मिट गईं। स्वामी जी की इस समुद्र यात्रा का विवरण हमें उनके 10 जुलाई को योकोहामा जापान से लिखे पत्र में मिलता है। उस पत्र में कोलंबो तक का विवरण है। अपने कार्यकलाप की सूचना तुम लोगों को बराबर ना देते रहने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यात्रा में जीवन बहुत व्यस्त रहता है और विशेषतः मुझे तो बहुत सा सामान असबाब साथ में लिए घूमने की आदत नहीं थी। इन सब वस्तुओं की देखभाल में ही मेरी शक्ति लग रही है। ये सचमुच एक बड़े झंझट का काम है। बंबई से 1 सप्ताह के बीच कोलंबो पहुंचा। हमारा स्टीमर वहां दिन भर ठहरा रहा। इस बीच में मुझे शहर देखने का अवसर मिला। हमने सारा शहर देख डाला। वहां की और सब वस्तुओं में भगवान बुद्धदेव की लेटी हुई मूर्ति की याद मेरे मन में अभी तक ताजी है। मंदिर में पुरोहितों के साथ वार्तालाप करने की चेष्टा की, किंतु वे लोग सिंहली भाषा के अतिरिक्त दूसरी कोई भाषा जानते नहीं हैं। अतः मुझे बातचीत करने की चेष्टा का त्याग करना पड़ा। वहां से प्रायः 80 मील दूर सिंहल के मध्य प्रदेश में अवस्थित कैंडी शहर सिंहली बौद्ध धर्म का केंद्र है, किंतु मुझे वहां जाने का समय नहीं था। यहाँ गृहस्थ बौद्धगण क्या पुरुष क्या स्त्री मत्स्य मांस भोजी हैं। केवल पुरोहित गण निरामिष हैं। सिंहलियों का पहनावा और चेहरा तो मद्रासियों के समान ही है। उनकी भाषा के संबंध में मैं भी कुछ नहीं जानता, तथापि उच्चारण सुनकर प्रतीत होता है कि तुम्हारी भाषा तमिल के अनुरूप ही है। कोलंबो छोड़कर जहाज मलाया की ओर बढ़ चला। कोलंबो छोड़कर जहाज बंगाल की खाड़ी पार कर मलय के अंतर्गत पेनांग में आकर रुका। पेनांग समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू है। शहर छोटा होने पर भी सुनिर्मित एवं सुविन्यस्त आधुनिक अन्य नगरों की भांति ही साफ सुथरा है। मलय निवासी अधिकांश मुसलमान हैं। जगह जगह पर अनेक चीनी लोग भी हैं एवं कालक्रम से अनेक भारतीय उसे स्वदेश मानने लगे हैं। किसी जमाने में मलय वासियों में कोई कोई समुद्र डाकू की वृत्ति अपनाकर व्यापारी जहाजों के सौदागरों में भय उत्पन्न कर देते थे,
किंतु आजकल जहाजी बेड़ों के महामय से ये लोग डकैती छोड़कर शांतिपूर्ण धंधों में लग गए हैं। मलाया के बाद जहाज पहुंचा सिंगापुर। मार्ग में सुमात्रा द्वीप की पर्वतमाला दिखाई पड़ती है। इनमें जगह जगह पर समुद्री डाकुओं के अड्डे थे, जिन्हें हमारे जहाज के कप्तान ने अंगुलियों के इशारे से दिखा दिया। एक छोटा द्वीप होने पर भी सिंगापुर जहाजों के आवागमन के मार्ग में महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित होने के कारण एक अति सुंदर और बड़े बंदरगाह में परिणत हो गया है। सिंगापुर उन दिनों स्ट्रेटस सेटलमेंट्स की राजधानी था। वहां एक सुंदर वानस्पतिक उद्यान है। उसमें ताड़ जाति के तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं। यहां पंखेनुमा पत्रों वाले ताड़ के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं और ब्रेड फ्रूट नामक पेड़ तो जहां देखो वहीं मिलता है। यहां मैंगोस्टीन नामक फल भी बहुत होता है। यह स्थान भूमध्य रेखा के बहुत निकट है। सिंगापुर में एक बढ़िया अजायब घर भी है। तथापि बंदरगाह के लोगों के जीवन में जैसा सामान्यता होता है, यहां भी वैसा ही मदिरापान का दोष और चरित्र दोष अत्यधिक है। बंदरगाह में कुछ देर के लिए जहाज के ठहरने का सुयोग पाकर मैंने उतरकर खास खास दर्शनीय स्थानों को देख लिया। सिंगापुर के बाद जहाज चला हांगकांग की ओर। जहाज अंग्रेजों के उपनिवेश हांगकांग द्वीप में रुका। संस्कृति की दृष्टि से हांगकांग बिल्कुल चीन नहीं है। सिंगापुर में ही मैंने चीनी सभ्यता का परिचय पाया था, क्योंकि सिंगापुर में चीनियों की संख्या बहुत अधिक है। हांगकांग में आकर मैंने सब कुछ लक्ष्य किया, और हांगकांग तो वास्तव में चीन ही है। जो ही जहाज वहां लंगर डालता है कि सैकड़ों संख्या में चीनी डोंगियां आपको तट पर ले जाने के लिए घेर लेती हैं। दो दो पतवारें होने के कारण ये डोंगियां कुछ विचित्र सी लगती हैं। माझी डोंगी पर ही सकुटुंब रहता है। पतवारों का संचालन प्रायः स्त्री ही करती है। एक पतवार दोनों हाथों से चलाती रहती है और दूसरी को पैर से, और उनमें से 90% स्त्रियों के पीछे उनके बच्चे इस प्रकार बंधे रहते हैं कि वे आसानी से हाथ पैर डुला सकें। मजे की बात तो यह है कि ये नन्हे चीनी बच्चे अपनी माताओं की पीठ पर आराम से झूलते रहते हैं, और उनकी माताएं कभी अपनी सारी शक्ति लगाए पतवार घुमाती हैं, कभी कभी भारी बोझ उठाती हैं, या कभी बड़ी फुर्ती के साथ एक डोंगी से दूसरी डोंगी पर कूद जाती हैं। लगातार इधर से उधर जाने वाली डोंगियों और वाष्प नौकाओं की भीड़ सी लगी रहती है। हर समय इन चीनी बाल गोपालों के शिखायुक्त मस्तकों का चूर चूर हो जाने का डर रहता है, पर उन्हें इसकी क्या परवाह। उन्हें इन बाहर की हलचलों से कोई सरोकार नहीं। वे तो अपना चावल की रोटी कुतर कुतर कर खाने में मस्त रहते हैं, जो काम के झंझटों से बौखलाई हुई मां उन्हें दे देती है। चीनी बच्चों को पूरा दार्शनिक ही समझिए। जिस उम्र में भारतीय बच्चे घुटनों के बल भी नहीं चल पाते, उस उम्र में वो स्थिर भाव से चुपचाप काम पर जाते हैं। अभाव का महत्व ये अच्छी तरह सीख और समझ लेता है। चीनी और भारतीयों की नितांत दरिद्रता ने ही उनकी संस्कृतियों को निर्जीव बना रखा है। साधारण भारतीय या चीनी के लिए उसका दैनिक अभाव इतना भयंकर लगता है कि उसे कुछ और सोचने की फुर्सत नहीं। हांगकांग एक बड़ा ही सुंदर नगर है। वो पहाड़ के शिखरों और ऊंची ढालू जगहों पर बसा हुआ है। वहां शहर की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। पहाड़ के ऊपर एक ट्राम गाड़ी प्रायः एकदम सीधी चढ़ती है। लोहे के तारों की रस्सी से खींचकर और भाप के द्वारा वो ऊपर की ओर परिचालित होती है। हांगकांग में हम लोग 3 दिन रहे। वहां से कैंटन देखने गए। ये शहर एक नदी के चढ़ाव की ओर हांगकांग से प्रायः 80 मील पर मिलता है। वहां की भीड़ भाड़ और वहां के व्यस्त जीवन का क्या कहना। नावें तो इतनी अधिक हैं कि मानो उनसे नदी पट गई हो। ये नावें केवल व्यापार के ही काम नहीं आती, बल्कि सैकड़ों ऐसी भी हैं जिनमें घर की भांति लोग रहते हैं, और इनमें से बहुतेरी बहुत बढ़िया हैं और बड़ी बड़ी हैं।
वास्तव में इन्हें पानी पर तैरते हुए घर ही समझिए। सच पूछो तो ये बड़े बड़े दुमंजिले या तिमंजिले मकानों की भांति हैं, जिनके चारों ओर बरामदा है और बीच में रास्ते, पर ये सब कुछ पानी के ऊपर तैरता हुआ है। ये रहा कैंटन नगर का वर्णन, जो एक तैरता नगर प्रतीत होता है। आगे जानिए उनकी चीनियों के बारे में प्रतिक्रिया। जिस जगह हम लोग उतरे वो चीन सरकार की ओर से विदेशियों के रहने के लिए दी गई है। हमारे चारों ओर नदी के दोनों किनारों पर मीलों तक ये नगर बसा हुआ है। एक असंख्य जनसमूह जिसमें निरंतर कोलाहल, धक्का मुक्की और परस्पर स्पर्धा का ही बोलबाला दिखाई देता है। परंतु इतनी आबादी, इतनी क्रियाशीलता होते हुए भी मैंने इतना गंदा शहर अब तक नहीं देखा। अर्थात जिसे आप लोग भारतवर्ष में गंदगी समझते हैं, उस दृष्टि से नहीं। चीनी लोग कूड़े का एक तिनका भी जाया नहीं होने देते, पर ऐसा जान पड़ता है कि इन लोगों ने कभी ना नहाने की कसम खा ली है। हर एक घर में नीचे दुकान है और छत पर लोग रहते हैं। गलियां इतनी सकरी हैं कि उनमें से गुजरते हुए दोनों ओर की दुकानों को आप हाथ फैलाकर लगभग छू सकते हैं। हर 10 कदम पर मांस की दुकानें मिलती हैं। ऐसी दुकानें भी हैं जिनमें कुत्ते बिल्लियों का मांस बिकता है। हाँ, इस तरह का मांस वही लोग खाते हैं जो बहुत गरीब हैं। चीनी महिलाओं के लिए उन्होंने लिखा था, चीनी महिलाएं बाहर दिखाई नहीं देती। उनमें उत्तर भारत के ही समान पर्दे की प्रथा है। केवल मजदूरों की ही औरतें बाहर दिखाई पड़ती हैं। इनमें भी एक आध स्त्री ऐसी दिखाई पड़ जाएगी जिसके पैर बच्चे के पैर से भी छोटे हैं और वो लड़खड़ाती हुई चलती हैं। स्वामी जी चीनवासियों की दरिद्रता, जीवन यापन प्रणाली, श्रम परायणता, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभिन्न पक्षों को लक्ष्य कर ही निवृत्त नहीं हुए। वे उन लोगों के धर्म से भी परिचित होने को उत्सुक थे। उन्होंने लिखा है, मैं बहुत से चीनी मंदिरों में गया। कैंटन में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो प्रथम बौद्ध सम्राट और सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले 500 पुरुषों का स्मारक स्वरूप है। मंदिर के बीचों बीच बुद्धदेव की मूर्ति स्थापित है। उसके नीचे सम्राट की और दोनों ओर शिष्य मंडली की मूर्तियों की कतारें हैं। ये सभी लकड़ी में खूबसूरती से खोदकर बनाई गई हैं। उन्होंने बौद्ध मूर्तिकला का भलीभांति पर्यवेक्षण किया तथा लक्ष्य किया कि भारतीय मंदिरों के साथ इन मंदिरों की समानता है। निश्चय ही विषमता भी काफी थी एवं इस वैषम्य के बीच ही चीनवासियों की मौलिकता का परिचय पाकर वे आनंदित हुए थे। इसके पश्चात विशुद्ध चीनी मंदिर देखने की उनकी आंतरिक इच्छा हुई, किंतु वे मंदिर ऐसे स्थानों पर स्थित थे जहां विदेशियों का प्रवेश वर्जित था। तो फिर क्या किया जाए? जब उन्होंने दुभाषी से इस संबंध में जिज्ञासा की तो पता चला कि वहां जाना तो असंभव है, किंतु इससे उनकी इच्छा और प्रबल हो गई। चीनी मंदिर देखना ही होगा। उन्होंने दुभाषी से पूछा, मान लो कि कोई विदेशी वहां चला गया तो फिर क्या होगा? दुभाषिया बोला, तो मंदिरवासीगण उस पर अत्याचार करेंगे। स्वामी जी ने मन ही मन सोचा कि यदि मठवासी साधुगण ये जान जाएंगे कि वे हिंदू सन्यासी हैं तो वे लोग उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। वे दुभाषिये और जर्मन सहयात्रियों से ऐसे किसी एक मठ में चलने का तीव्र अनुरोध करने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा, चलो ना, देखें वे लोग हमें मार डालते हैं या नहीं। वे मंदिर की ओर ज्यादा बढ़ नहीं पाए कि दुभाषिया चीख कर बोला, भागिए सज्जनों भागिए, वो देखिए वे लोग धमकी देते हुए आ रहे हैं। वे क्रोधित हो गए हैं। 2-3 व्यक्ति हाथों में लाठी लिए दौड़े आ रहे थे। उन लोगों की भयंकर मुद्रा देख स्वामी जी और दुभाषिये के अलावा और सब भाग गए। स्वामी जी ने दुभाषिये का हाथ पकड़कर रोक लिया। अरे भाई, चीनी लोग अपनी भाषा में भारतीय योगी को क्या कहते हैं, इसे बताए बिना कैसे जा सकते हो? दुभाषिये से शब्द सीखकर वे जोरों से चीनियों से कहने लगे कि वे भारतीय योगी हैं और इस योगी के लिए प्रयुक्त चीनी शब्द ने जादू का कार्य किया। क्रुद्ध लोग श्रद्धापूर्ण भाव से उनके चरणों में झुक गए और फिर उठकर कर जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से अनेक बातें कही, जिसमें एक शब्द को स्वामी जी समझ सके, कवच। उन्होंने अनुमान किया कि
कि यह हिंदू शब्द ही होगा, किंतु निसंदेह होने के लिए दूर खड़े दुभाषिए को चिल्लाकर पूछा कि ये लोग क्या चाहते हैं। दुभाषिया भय के कारण दूर भागकर इन सारे दृश्यों को देख किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसने कहा, महाशय, ये लोग भूत प्रेत एवं अपवित्र प्रभावों से बचने के लिए रक्षा कवच चाहते हैं। वे आपके आश्रय की याचना करते हैं। स्वामी जी क्या करेंगे ये अकस्मात सोच नहीं सके, क्योंकि सिद्धाई में वे विश्वास नहीं करते थे। तब उन्होंने एक युक्ति सोची। अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा लेकर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया और प्रत्येक टुकड़े पर वेद का पवित्रतम शब्द ओम संस्कृत में लिखकर उन लोगों के हाथों में थमा दिया। उन लोगों ने कागज के टुकड़े लेकर कृतज्ञता पूर्वक अपने माथे से लगाया और स्वामी जी को मठ के भीतर ले गए। मठ के अत्यंत एकांत भाग में उन्होंने स्वामी जी को कुछ प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें दिखाईं। वे संस्कृत भाषा में रचित एवं प्राचीन बंगला लिपि में लिखित थीं। इस प्रकार भारतीय विचारधारा ने चीन पर अपना प्रबल प्रभाव डाला था। इसके बाद का विवरण स्वामी जी के इस पत्र में कुछ इस प्रकार पाया जाता है। कैंटन से मैं फिर हांगकांग लौटा और वहां से जापान पहुंचा। पहला बंदरगाह नागासाकी था। यहां हमारा जहाज कुछ घंटों के लिए ठहरा और हम लोग गाड़ी में बैठकर शहर घूमने गए। चीनियों में और इनमें कितना अंतर है। सफाई में जापानी लोग दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। जापानी लोग ठिगने, गोरे और विचित्र वेशभूषा वाले हैं। उनकी चाल ढाल, हाव भाव, रंग ढंग सभी सुंदर हैं। जापान सौंदर्य भूमि है। प्रायः प्रत्येक घर के पिछवाड़े में बगीचा रहता है। इन बगीचों के छोटे छोटे लता वृक्ष, हरे भरे कुंज, छोटे छोटे जलाशय और नालियों पर बने हुए छोटे छोटे पत्थर के पुल बड़े सुहावने लगते हैं। नागासाकी से चलकर हम कोबे पहुंचे। यहां जहाज से उतरकर हम लोग जापान का मध्य भाग देखने के उद्देश्य से स्थल मार्ग से याकोहामा आए। इस मध्य भाग में हमने 3 शहर देखे। महान औद्योगिक नगर ओसाका, पूर्व राजधानी क्योटो और वर्तमान राजधानी टोक्यो, जो कलकत्ते से प्रायः दुगुना बड़ा होगा और आबादी भी लगभग दुगुनी होगी। बिना पासपोर्ट के किसी भी विदेशी को जापान में भ्रमण करने नहीं दिया जाता। जान पड़ता है जापानी लोग वर्तमान आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण सचेत हो गए हैं। उनकी एक अच्छी सुव्यवस्थित सेना है, जिसमें यहीं के अफसर द्वारा आविष्कृत तोपें काम में लाई जाती हैं और जो संसार में अद्वितीय कही जाती हैं। ये लोग अपनी नौशक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने एक जापानी इंजीनियर की बनाई करीब 1 मील लंबी सुरंग देखी है। स्वामी जी ने जापान के मंदिरों को ही नहीं देखा, वहां के कारखानों में भी गए। दिया सलाई के कारखाने तो देखते ही बनते हैं। जो आवश्यक चीजें इनको लगती हैं, उन सबको अपने देश में ही बनाने की चेष्टा में लोग तुले हुए हैं। चीन और जापान के बीच में चलने वाली एक जापानी स्टीमर लाइन है, जिसे ये लोग कुछ ही दिनों में बंबई और याकोहामा के बीच चलाना चाहते हैं। जापान के मंदिरों को भी उन्होंने देखा था। पुरोहित वर्ग सामान्यतया रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी होता है, किंतु स्वामी जी ने जापान के मंदिरों को देखकर और पुरोहितों से वार्तालाप कर जान लिया कि वे सब के सब बड़े बुद्धिमान हैं। आसानी से उन्नति करने का आधुनिक जोश पुरोहितों तक में प्रवेश कर गया है। एशिया के ही एक देश नए जापान के शिल्पोद्योग ने मुझको मुग्ध कर दिया था। ऐसा सुंदर देश, ऐसे सुरुचि संपन्न नर नारी, उन लोगों के सब कुछ, घर द्वार, रास्ते, उद्यान, चाल चलन, भाव भंगिमा सुंदर है। और इन्हीं सब में ये विशाल कर्मोद्योग। नए विश्व की रीति नीतियों के प्रति वे अत्यंत जागरूक हैं और उन्हीं रीति नीतियों के अनुसार चलकर अपने देश की उन्नति के लिए वे कटिबद्ध हैं। मैं अपने देश की आर्थिक उन्नति के विचार में डूबा था। मन ही मन जापान और चीन से भारत की तुलना कर स्वामी जी ने लिखा था। जापानियों के विषय में जो कुछ मेरे मन में है, वो सब मैं इस छोटे से पत्र में लिखने में असमर्थ हूँ। मेरी केवल ये इच्छा है कि प्रतिवर्ष यथेष्ट संख्या में
हमारे नवयुवकों को यहाँ आना चाहिए। जापानी लोगों के लिए आज भारतवर्ष सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का स्वप्न राज्य है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? जीवन भर केवल बेकार बातें किया करते हो। आओ, इन लोगों को देखो और इसके बाद जाकर लज्जा से मुंह छिपा लो। सठियाई बुद्धि वालों, तुम्हारी तो देश से बाहर निकलते ही जाती चली जाएगी। अपनी खोपड़ी में वर्षों के अंधविश्वास का कूड़ा करकट भरे बैठे सैकड़ों युगों के सामाजिक अत्याचार से जिनकी सारी मानवता त्रस्त हो चुका है, भला बताओ तो सही, तुम कौन हो और तुम इस समय कर ही क्या रहे हो? मूर्खों, किताब हाथ में लिए तुम केवल समुद्र किनारे फिर रहे हो। यूरोपियनों के मस्तिष्क में निकली हुई बातों को लेकर बिना समझे दोहरा रहे हो। 30 रुपए की मुंशीगिरी के लिए अथवा बहुत हुआ तो एक वकील बनने के लिए जी जान से तड़प रहे हो। यही तो भारतवर्ष के नवयुवकों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। इस पर इन विद्यार्थियों के भी झुंड के झुंड बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो भूख से तड़पते हुए उन्हें घेर कर बाबूजी खाने को दो कहकर चिल्लाते रहते हैं। क्या समुद्र में इतना पानी भी ना रहा कि तुम उसमें विश्वविद्यालय के डिप्लोमा, गाउन और पुस्तकों के समेत डूब मरो? अनेक संक्षिप्त किंतु अग्निवर्षी वाक्यों में स्वामी जी ने अपने देश की आशा और विश्वास के केंद्र स्थल शिक्षित युवकों का एक स्पष्ट चित्र खींचा, किंतु मात्र अभावात्मक या नकारात्मक पक्ष दिखाकर सबको निराशा के सागर में डुबाने के लिए तो स्वामी जी अवतरित नहीं हुए थे। इसी से उन्होंने उदात्त स्वरों से आह्वान किया, आओ मनुष्य बनो। उन पाखंडी पुरोहितों को जो सदैव उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं, बाहर निकाल दो, क्योंकि उनका सुधार कभी न होगा। उनके हृदय कभी विशाल न होंगे। उनकी उत्पत्ति तो सैकड़ों वर्षों के अंधविश्वासों और अत्याचारों के फल स्वरूप हुई है। पहले इनको जड़मूल से निकाल फेंको। आओ मनुष्य बनो। अपने अंधकूप से बाहर निकलो और बाहर दृष्टि डालो। देखो अन्य सब देश किस तरह आगे बढ़ रही हैं। क्या तुम्हें मनुष्य से प्रेम है? क्या तुम्हें अपने देश से प्रेम है? यदि हां तो आओ, हम लोग उच्चता और उन्नति के मार्ग में प्रयत्नशील हों। पीछे मुड़कर मत देखो। अत्यंत निकट और प्रिय संबंधी रोते हों तो रोने दो, पीछे देखो ही मत, केवल आगे बढ़ते जाओ। योकोहामा से स्वामी जी कैनेडियन पैसिफिक मार्ग के एम्प्रेस ऑफ इंडिया नामक जहाज से अमेरिका की ओर चले। इस जहाज पर 2 भारतीय सहयात्री थे, एक जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा और दूसरे लालू भाई। जमशेद जी से स्वामी जी का परिचय जापान में ही हुआ था। जहाज ने 14 जुलाई को योकोहामा छोड़ा। स्वामी जी के 20 अगस्त के पत्र से रास्ते का थोड़ा सा समाचार हमें मिलता है। जापान से मैं वैंकूवर पहुंचा। मुझे प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से से होकर जाना पड़ा। ठंड बहुत थी। गर्म कपड़ों के अभाव से बड़ी तकलीफ हुई। अस्तु किसी तरह वैंकूवर पहुंचकर वहां से कनाडा होकर शिकागो पहुंचा और वहां लगभग 12 दिन रहा। स्वामी जी को लोगों ने रेशमी वस्त्रों से सजाकर भेजा था, परंतु गर्मी के दिनों में भी प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी इतना ठंडा रहता है कि गर्म कपड़ों की जरूरत होती है। इसका अंदाजा भारतीयों को नहीं था। अतः केवल जहाज में ही नहीं, जहाज से उतरकर भी स्वामी जी को ठंड में बहुत कष्ट झेलने पड़े। प्राचीन भूभाग को छोड़कर 25 जुलाई मंगलवार संध्या 6 बजे स्वामी जी नवीन भूभाग के पश्चिमी तट पर एक छोटे द्वीप में स्थित वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे। वैंकूवर उत्तरी अमेरिका के कनाडा राज्य में स्थित है। वैंकूवर से दूसरे दिन सुबह 10:45 पर वे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग से प्रसिद्ध रॉकी पर्वतमाला को भेद कर पूर्व की ओर चल पड़े। मार्ग अत्यंत मनोरम था। अनेक नद नदियां, वन नगरों, महानगरों को पार कर ट्रेन चल रही थी और विनिपेग होकर स्वामी जी 30 जुलाई सन 1893 ईस्वी की रात के लगभग 10:30 बजे शिकागो नगर में उपस्थित हुए। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
तक